जय हिंद। आइए आज हम क्वेश्चन पढ़ेंगे साइंस में, और साइंस में बायो के क्वेश्चन पढ़ेंगे। और बायो के क्वेश्चन जो इसमें क्वेश्चन है उसमें एक एक क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करेंगे, और एक क्वेश्चन में लगभग आपके 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बनेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सिर्फ आंसर नहीं बताएंगे, तो आइए इस क्वेश्चन को हम करते हैं, और करके एक एक क्वेश्चन को हम तोड़ते हैं, और एक क्वेश्चन में लगभग 4 क्वेश्चन बनते हैं। उससे पहले एक छोटा सा कुछ सुनाना चाहता हूं। दुनिया जिसे कहते हैं दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल गया तो मिट्टी है, नहीं मिला वो सोना है। तो आइए हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को और बताते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि फेफड़ों में शुद्ध रुधिर जाता है, यानी फेफड़ों में से शुद्ध रुधिर कहाँ जाता है। जैसे मैं एक मेरा यहाँ पे सबसे पहले हार्ट बनाते हैं, हृदय। ये देखिए मेरा एक छोटा सा हार्ट बन गया। अब देखिए आपको पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं बाया अलिंद, इसको बोलते हैं दाया अलिंद, इसको बोलते हैं बाया निलय, और इसको बोलते हैं दाया निलय। ठीक है। अब देखिए ये अब मेरा हॉट हो गया, हार्ड हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें मेरा ऑक्सीजन होता है, CO2 होता है, इसमें भी O2 होता है, इसमें CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें भी CO2 होता है। अब जो CO2 होता है उसको बोलते हैं अशुद्ध ब्लड, ये इसको बोलते हैं अशुद्ध ब्लड। क्या बोलते हैं? अशुद्ध ब्लड। ठीक है। और जिसमें O2 होता है उसको हम बोलते हैं शुद्ध ब्लड, शुद्ध ब्लड यानी शुद्ध रक्त। ठीक है। तो क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि फेफड़ों में से शुद्ध रुधिर जाता है, यानी तो फेफड़ा यहां से आपको जो CO2 है ये इधर से आता है, और इधर से आकर मेरा लंग्स में जाता है। लंग्स यानी फेफड़ा में। कहा जाता है इसमें? लंग्स। लंग्स यानी फेफड़ा में। तो इधर से आया CO2 यानी अशुद्ध ब्लड आया, और आकर कहा गया लंग्स में, और लंग्स में से प्यूरिफाई होकर शुद्ध होकर हमको आता है, और यहाँ पे आकर सीधे चला जाता है मेरा बाया अलिंद में। कहा चला जाता है? बाया अलिंद में। तो क्वेश्चन मेरा है कि फेफड़ों में से शुद्ध रुधिर जाता है, तो ये तो यहां से हार्ट में से CO2 आता है और आकर लंग्स में जाता है। और आपको पता है कि जो फेफड़ा में जाता है तो वो प्यूरिफाई करता है, शुद्ध करता है, और यहाँ पे शुद्ध करने के बाद से यहाँ से ब्लड आता है आकर, और यहाँ पे आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं शुद्ध ब्लड, और इसी को बोलते हैं हम लोग बाया अलिंद। तो इसका आंसर मेरा क्या होगा? बाया अलिंद। यहाँ पे लिख देते हैं बाया अलिंद। ठीक है। ये तो मेरा रहा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जो आप लोग ने समझ लिया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। तो इसको मिटाते हैं। ठीक है। उसके बाद मेरा क्वेश्चन अगला है, अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में दूध की दांत कितनी होती है। अब देखिए आपको पता होगा कि मनुष्य में टोटल दांतों की संख्या 32 होती है। कितनी दांत होता है? 32। और 32 दांत होती है। ये 32 दांतों को हम बोलते हैं कि अस्थायी रूप से दांत आ गया, यानी ये अस्थायी रूप से दांत होते हैं, और ये दांत टूटते नहीं है। अब ये देखिए जैसे मिल्क टीथ होती है, मिल्क टीथ यानी दूध की दांत, जो मिल्क टीथ होती है वो मेरा 20 होता है। कितना होता है? 20। और जो अस्थाई दांत होती है वो मेरा होता है 32। तो ये मिल्क टीथ होती है जो 20 दांत होती है, वो दूध की दांत होती है जो क्या होती है? टूट जाती है। तो मेरा क्वेश्चन है कि दूध मनुष्य में दूध की दांतों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि 20 होती है। ठीक है। और पूछे कि मनुष्य में अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 32 होती है। देखिए मनुष्य में अलग 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला होता है केनाइन, उसके बाद है प्रीमोलर, मोलर और इंसीजर। आपको पता होगा कि इसमें अलग अलग डिवाइड करके। ठीक है। तो हमको इतना जानना है कि मनुष्य में दूध की दांतों की संख्या 20 होती है, और अस्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। अब देखिए मेरा थर्ड नंबर क्वेश्चन है
थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि प्रचलित रूप से ऊर्जा गृह कहलाता है। अब देखिए प्रचलित रूप से हमारे बॉडी में ऊर्जा का गृह यानी ऊर्जा का घर किसको बोलते हैं? तो आपको पता होगा कि ऊर्जा का घर बोलते हैं माइट्रोकांडिया को, माइट्रोकांडिया को, ठीक है। अब देखिए माइट्रोकांडिया को बोलते हैं। अब इसको माइट्रोकांडिया के ऊर्जा का घर क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको पता है कि माइट्रोकांडिया में जो मेरा ग्लूकोज होता है उसमें ये क्या होता है, टूटता है और इसी में आकर ऊर्जा के रूप में बनता है। यानी माइट्रोकांडिया मेरा ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज बनकर यहीं से हमारा ग्लूकोज क्या होता है, पूरी बॉडी में जाता है। और ये ग्लूकोज जो होता है आपको पता हो कि एटीपी के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है? एटीपी के रूप में रहता है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो मेरा बॉडी में ग्लूकोज होता है, मेरे बॉडी में जो ग्लूकोज होता है वो किस रूप में होता है? तो मेरे बॉडी में जो ग्लूकोज होता है वो एटीपी के रूप में होता है, यानी एटीपी के रूप में ऊर्जा रहता है। तो एटी और क्वेश्चन को इतना भी पूछ भी सकता है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। तो आपको ये लिख लीजिएगा कि एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एटीपी हमारा ग्लूकोज ऊर्जा के रूप में क्या रहता है यानी ग्लूकोज के ही रूप में क्या रहता है, एटीपी रहता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रचलित रूप से ऊर्जा का घर माइट्रोकांडिया को बोलते हैं। माइट्रोकांडिया को क्यों बोलते हैं? क्योंकि माइट्रोकांडिया में ही हमारा ग्लूकोज क्या होता है, वहां पर बनता है और वो किस रूप में होता है, एटीपी के रूप में होता है, ठीक है। अब देखिए ये तो क्वेश्चन हो गया मेरा। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है पादपों में जाइलम का कार्य होता है। अब आपको जैसे प्लांट हो गया, ये एक मेरा छोटा सा प्लांट हो गया, ये प्लांट हो गया, ठीक है। अब देखिए इस प्लांट में आपको पता होना चाहिए कि ये प्लांट में दो चीज पाया जाता है, एक पाया जाता है जाइलम और एक पाया जाता है फ्लोएम। अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि पादपों में जाइलम का कार्य क्या होता है। तो आपको पता है कि पादप जो होते हैं ये तो प्लांट होते हैं और इसमें जाइलम कार्य करता है। ये नीचे इसके जो जड़ होते हैं, ये जड़, ये वाला जड़, इस जड़ में हम पानी डालते हैं या कोई मिनरल्स डालते हैं, जो कुछ भी डालते हैं, ये खाद्य पदार्थ डालते हैं। तो जाइलम क्या करता है, इसको पानी को ऊपर ले जाता है, यानी पानी को संवहन करता है, जल को संवहन करता है, यानी जल को पत्ती तक पहुंचाता है। और जब जल को पत्ती तक ऊपर तक पहुंचाएगा तो ये अपना क्या करेगा, ये अपना प्रकाश संश्लेषण करेगा, अपना ग्लूकोज को बनाएगा, ठीक है। तो ये एक कार्य ये होता है कि जाइलम का कार्य समझ में आ गया कि जाइलम इसके क्या होता है, जड़ से जितने भी मिल, जड़ में हम जो भी चीज डालते हैं, खाद्य पदार्थ या जल डालते हैं, तो ये जल को जड़ से कहां ले जाता है, ऊपर तक ले जाकर पहुंचाने का कार्य करता है। तो पादपों में जाइलम का कार्य क्या होता है, जल का संवहन करना। तो इसमें लिख देंगे जल का संवहन करना, यानी जल क्या करता है, जल को पहुंचाता है पूरी जगह, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब अगला क्वेश्चन है फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, यानी आपको इसमें फर्स्ट फैक्टर तो जाइलम पाया जाता है, जाइलम, और इसमें एक और होता है जो फ्लोएम पाया जाता है। और फ्लोएम होता है जैसे मैं मेरा ये पत्ती जो होता है, ये पत्ती, ये ये पत्ती मेरा क्या करे, ग्लूकोज को बना दिया, ग्लूकोज बना दिया। तो फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम का कार्य होता है कि इस ग्लूकोज को चारों तरफ भेज देना, यानी चारों तरफ ले जाकर पहुंचा देना। तो फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। तो फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो आपको पता है कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। सुक्रोज के रूप में बोले तो इसको सुक्रोज लेता है, ग्लूकोज को लेता है और चारों तरफ क्या करता है, इसके आसपास यानी जितने भी इधर उधर प्लांट है, जो पत्ती है, जो अपना ग्लूकोज को नहीं बना पाते हैं उस तरफ और पूरे ये जड़ तक क्या करता है, पहुंचाने का कार्य करता है। तो फ्लोएम का कार्य होता है कि ग्लूकोज को पहुंचा देना, सुक्रोज को चारों तरफ पहुंचा देना। और इसका जाइलम का कार्य होता है कि नीचे से जो जल है उसको ऊपर तक लेकर जाना और उसको देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? वृक्क मतलब होता है किडनी। जैसे मनुष्य में आपको पता है कि दो किडनी होती है, यहाँ पे, अगर हम बनाए ऐसे,
ऐसे, ठीक है। तो ये देखिए, ये मेरा किडनी हो गया, ये क्या हो गया, किडनी, ब्रिक हो गया, इसको बोलते हैं ब्रिक या किडनी। इसको क्या बोलते हैं, ब्रिक या किडनी, ब्रिक, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र है, यानी ये दो ब्रिक होती है, ये दो किडनी होती है, एक तंत्र है, ये किससे संबंधित है, तो आपको पता है किडनी का कार्य होता है कि फिल्ट्रेशन करना। जैसे यहाँ पे किडनी में आपको पता है कि यहाँ पे ये नेफ्रॉन इसमें पाया जाता है, ये किडनी में क्या पाया जाता है, नेफ्रॉन, इसको बोलते हैं हम नेफ्रॉन, ठीक है, इसको बोलते हैं नेफ्रॉन। और ये क्या करता है, ये इधर से एक रास्ता होता है और यहाँ रास्ता होता है और यहाँ पे आता है और यहाँ से यूरिन को अलग करता है। यूरिन बोले तो इसको हम बोलते हैं कि, इसको हम बोलते हैं मूत्र वाहिनी, यानी ये मूत्र वाहिनी होता है, यहाँ से आकर मेरा क्या होता है, यूरिन इकट्ठा होता है और यहाँ से चल जाता है और इसी को बोलते हैं मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग, ठीक है। तो ये क्या होता है, किडनी, हमारा किडनी का मेन कार्य क्या होता है, मनुष्य वृक्क के संबंध से जो इसका मेन कार्य होता है, तो आपको पता चल गया कि ये मूत्र वाहिनी है, ये मूत्र मार्ग है, यहाँ से क्या करता है, यूरिन को बाहर कर देता है। तो मेरा क्वेश्चन कर रहा है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र है जिसका क्या कार्य होता है, इसका कार्य होता है उत्सर्जन करना। उत्सर्जन करना मतलब किसी पदार्थ को क्या करना, छान कर बाहर निकाल देना, तो इसका कार्य होता है उत्सर्जन करना, उत्सर्जन जन करना, ठीक है। तो ये मेरा किडनी होता है जो क्या करता है, फिल्ट्रेशन करता है और यहाँ से यूरिन को क्या करता है, बाहर निकालता है, इसी को बोलते हैं उत्सर्जन करना, मतलब किसी पदार्थ को बाहर निकाल देना, ठीक है। तो ये तो मेरा ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अब आपको पता है कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। अब देखिए, आपको पता होगा कि एक लैंगिक होता है, एक अलैंगिक होता है। अलैंगिक में मेल और फीमेल की कोई भागीदारी नहीं होती है और अलैंगिक में आपका एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव आते हैं। कौन कौन से आते हैं, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय और एक होते हैं बहुकोशिकीय। एक एक कोशिकीय होता है और एक होता है बहुकोशिकीय। अब एक कोशिकीय का आपको एग्जांपल बताया, जैसे में ईस्ट होता है, अमीबा होता है। तो जैसे ये क्वेश्चन कर रहा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा, आपको पता होगा कि मुकुलन, मुकुलन द्वारा, तो एक कोशिकीय होता है। तो अब देखिए, एक एक कोशिकीय होता है, एक बहुकोशिकीय होता है। अब एक कोशिकीय में आपको ईस्ट आ जाते हैं, उसके बाद आते हैं अमीबा, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो ईस्ट होते हैं वो मुकुलन द्वारा जनन करते हैं। और मुकुलन द्वारा कैसे जनन करते हैं, जैसे ये ये एक मेरा कोई ईस्ट हो गया, ईस्ट, ठीक है, ये मेरा ईस्ट हो गया। अब ईस्ट ये क्या करता है, ये अपने बॉडी को ऐसे करता है, ये अपने बॉडी को ऐसे करता है, धीरे 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 करता है, कर कर अपने बॉडी को बढ़ाता है और बढ़ाकर यहाँ पे ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है और करके मतलब आगे करता है और अपने बॉडी से धीरे धीरे क्या करता है, और नए नए जीवों का निर्माण कर लेता है। इसी को बोलते हैं मुकुलन विधि, मुकुलन विधि। यानी ईस्ट जब बोले तो ईस्ट करता है मुकुलन विधि। और एक और क्वेश्चन आता है कि अमीबा किसके द्वारा अपना प्रजनन करता है, तो अमीबा करता है विखंडन विधि। कैसे, जैसे में मानिए कि एक अमीबा हमने यहाँ पे बनाया, एक अमीबा बनाया, एक अमीबा, ठीक है। ये क्या करता है, ये अपने बॉडी को विखंडित मतलब द्विखंडित में बांटता है। ये अपने बॉडी को ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, फिर लंबा करेगा, लंबा करके एक केंद्रक ऊपर चले जाएंगे और एक केंद्रक नीचे और यहाँ से टूट जाएगा। यानी अपने बॉडी को ये विखंडित कर देता है, बहुत सारे खंडों में बांट देता है। इसी के लिए बोलते हैं कि ये विखंडन भी नहीं करता है। लेकिन अगर हम बोले कि मुकुलन द्वारा कौन करता है, तो मुकुलन द्वारा हमारा ईस्ट करता है। कौन करता है, ईस्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए और ये भी क्वेश्चन पता होना चाहिए। तो ये हो गया। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पराग कोश में होते हैं। तो आपको पता है कि जो पुष्प होता है, ये पुष्प होता है, पुष्प, इसमें जनन होते हैं। इसमें आपको पता है मादा और नर और मादा, या तो हवा पानी इसके द्वारा होता है या उसमें ऑलरेडी पाया जाता है। तो आपको पता है पराग कोश में कहीं भी क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पराग कोश में क्या पाया जाता है, तो पराग कोश में पराग कण पाया जाता है। क्या पाया जाता है,
परागकण। अब अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। अब देखिए आपको पता होगा कि निषेचन, जैसे निषेचन की क्रिया होती है तो एक होता है आपका पुष्प, ये पुष्प होता है, और पुष्प में कैसे निषेचन होता है, या तो हवा वायु के द्वारा निषेचन होगा, हवा हवा मिलेंगे तो, या जल जल के द्वारा क्या होता है निषेचन होता है, जल प्रक्रिया द्वारा निषेचन होता है, या उसमें नर और मादा ऑलरेडी पाया जाता है उसके द्वारा निषेचन होता है। जब इसमें निषेचन होता है तो कह रहा है कि इसके बाद पुष्प का कौन सा भाग जो होता है वो फल, माने फल मतलब होता है कि वो फल पकड़ने लगता है, उसमें फल आने लगता है। तो आपको पता है कि ओवरी जो होता है, ओवरी यानी जिसको बोलते हैं अंडाशय, अंडाशय, ये क्या होता है, अंडाशय जो होता है ये किस में बदलने लगता है, ये आपको बीज में ये आपको भाग फल में बदलने लगता है। तो इसका आंसर क्या होगा, अंडाशय, अंडाशय, ठीक है। तो आपको ये पता चलेगा कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग आपको बदलने लगता है, पुष्प में, फल में कौन सा भाग बदलने लगता है, तो फल में अंडाशय भाग बदलने लगता है। और क्यों बदलता है, क्योंकि इसमें निषेचन होती है और ये मादा भाग होता है। कौन सा भाग होता है, मादा भाग होता है, यानी स्त्री भाग होता है, इसीलिए ये फल के रूप में बदल जाता है। ठीक है, तो आज का मेरा क्लास यहीं पे खत्म होता है। अगर इस क्वेश्चन में, अगर आगे कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरूर करें, और ये मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो इसको शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।